स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वादी स्वर के बारे में। वादी स्वर आप सबने थ्योरी में राग के परिचय में आप लोग पढ़ते हो कि इस राग का वादी स्वर ये है वो है, लेकिन वादी स्वर का एक्चुअल क्या इंपॉर्टेंस है राग में, ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। वादी स्वर यूं कहें कि राग का राजा होता है, राग का प्राण होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्वर राग का वादी स्वर कहलाता है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस अपनी जगह हैं। आपको एक छोटे से उदाहरण से वादी स्वर का इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं। राग भोपाली आप जानते हैं। भोपाली राग में गंधार वादी स्वर है, ठीक है। 5 स्वरों का राग है भोपाली, आपको पता है, सारे ग प ध सा। और यही 5 स्वरों का राग है राग देशकार, सेम 5 नोट्स, लेकिन केवल वादी स्वर बदल जाने के कारण, वादी संवादी बदल जाने के कारण उस राग को दूसरा नाम दे दिया गया है। यानी उन स्वरों के कॉम्बिनेशन को एक दूसरा नाम दे दिया है, दैट इज देशकार। तो अब आप समझ सकते हैं कि केवल वादी स्वर बदल जाने से पूरा राग बदल गया, जबकि बाकी सब स्वर सेम है। तो वादी स्वर सबसे इंपॉर्टेंट स्वर होता है, एक बात हमने समझ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट होने के क्या क्राइटेरियाज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होने का क्या मतलब है। सबसे पहली बात कि उसका प्रयोग राग में सबसे ज्यादा होगा। अगर आप राग की मुख्य स्वर संगतियां देखेंगे, राग के आलाप देखेंगे, उसका विस्तार देखेंगे, तो मैक्सिमम टाइम षडज तो अपनी जगह है ही, षडज की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी स्वर का प्रयोग उस राग में होगा तो वो है उस राग का वादी स्वर, ठीक है। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाला स्वर वादी स्वर हो गया। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस राग के उस स्वर पे, वादी स्वर पे सबसे ज्यादा न्यास होगा, ठहराव। कोई भी आप स्वर संगति लेंगे उसमें न्यास होगा, उसका आलाप करेंगे उसमें, वहां पर जाके एक ठहराव होगा उस जगह पे आके। आपको अगर बुक्स में भी आप देखेंगे तो वादी स्वर के आगे जनरली कॉमा, अवग्रह, आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, क्योंकि उसको ठहराव देना बहुत जरूरी है। आप उस स्वर की इंपॉर्टेंस तभी दिखा सकते हैं जब आप वहां जाके न्यास करेंगे। तो यानी पुनरावृत्ति उस स्वर की होनी और न्यास होना, ठीक है। अब उसका प्रयोग सबसे ज्यादा आलाप और तानों में उस स्वर का होना बहुत जरूरी है। हम उदाहरण के तौर पे हम स्वर संगतियों को अगर देखें, अब जैसे यमन राग आपके कोर्स का राग है, तो यमन में वादी स्वर गंधार है, तो बार बार घूम फिर के गंधार पे न्यास होना ही होना है। सा ने रे ग ग ग रे सा ने रे ग ग रे मा रे ग ग रे ने ग ने रे सा ने रे ग मा प प म ग ग रे ने रे ग ग ने रे सा। आप फाइनली आके सा पे खत्म कर रहे हैं, लेकिन गंधार को अच्छी तरह से आप दिखा रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। वादी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्वर होता है वो संवादी होता है। और वादी संवादी के संवाद के बारे में आपके लोग ये चीज जान लीजिए कि जनरली वादी संवादी स्वरों में कम से कम 4 या 5 स्वरों का गैप मिलेगा आपको। अगर ग वादी है तो जनरली उस राग में नी संवादी होगा या ध संवादी होगा। ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे किसी राग में कि ग वादी और म संवादी है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वादी संवादी स्वरों में भी आपस में संवाद होना बहुत जरूरी है। राजा की उपाधि आपने दी है वादी स्वर को, तो संवादी को आप मंत्री की उपाधि देंगे। तो पुराने टाइम पे जब ये अपना राज्य चलता था तो उसमें राजा के नेक्स्ट मंत्री ही होता था, और राजा और मंत्री के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी था। तो उसी तरह वादी और संवादी में भी संवाद होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आफ्टर वादी स्वर इन अ राग इज डेफिनेटली संवादी स्वर।
यमन में गंधार वादी है तो नी संवादी है, और ग नी में आपस में भी संवाद है। कुछ ऐसे राग हैं आपके कोर्स में आगे चल के सिलेबस में आएंगे जिसमें वादी संवादी में थोड़ा संवाद का हल्का सा इशू आ सकता है, लेकिन उनमें गैप तो फिर भी 3 या 4 स्वर का तो गैप तो रहेगा ही, इसलिए एकदम पास के स्वर कभी भी वादी संवादी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल दिमाग में धार लीजिए कि वादी स्वर हम जब पढ़ते हैं थ्योरी में, तो उसमें वादी संवादी स्वरों में आपस में जनरली 4 या 5 स्वरों का गैप होता है। वादी स्वर राग में ये भी डिसाइड करता है कि वो राग पूर्वांगवादी होगा या उत्तरांगवादी। अब ये पूर्वांगवादी उत्तरांगवादी क्या है कि आपका जो पूरा ऑक्टेव है सारेगामापधनिसा, उसको आप 2 भागों में बांट लिया आपने। सा से म तक आप मान लें पूर्वांग, और प से सा तक, तार सा तक आपने उत्तरांग मान लिया। म और प कई बार कॉमन हो जाते हैं, तो आप पूर्वांग में कई बार प को भी इंक्लूड कर लेते हो और उधर उत्तरांग में म को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये सब्जेक्ट टू द टेम्परामेंट ऑफ राग है। लेकिन वादी स्वर बहुत बार ये बताता है, इस बात का सूचक होता है कि वो राग बेसिकली पूर्वांगवादी या उत्तरांगवादी है, यानी पूर्वांग प्रधान है या उत्तरांग प्रधान राग है। जैसे यमन आप जानते हो गंधारवादी है, तो यानी यमन बेसिकली ज्यादातर उसका जो चरण होगा वो सप्तक का जो फर्स्ट 4 नोट्स हैं, ठीक है, पूरा ऑक्टेव का जो शुरू के 4-5 नोट्स हैं सारेगामापा, उसमें ज्यादा घूमेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के स्वर आप लगाओगे ही नहीं, लगाओगे, लेकिन जो बेसिक चरण उस राग का होगा वो पूर्वांग प्रधान होगा। और अगर वादी स्वर उत्तरांग में है, दहीवत है, निषाद है या तारसा है, कई ऐसी राग हैं जिसमें तारसा वादी है, तो उस राग का पूरा चलन, सोहनी जैसे राग है, उस राग का पूरा चलन उत्तरांग प्रधान होगा। उत्तरांग प्रधान होगा, हाई पिच का राग होगा, जिसको अपन कई बार बोलते हैं ना कि राग बहुत हाई पिच वाला है। तो उसका कारण ये है कि उसका वादी स्वर सप्तक के लास्ट सेकंड वाले जो पार्ट है, सेकंड हाफ है, उसमें आ रहा है वो। तो ये चीज भी वादी स्वर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो ये डिसाइड करता है कि वो राग पूर्वांग प्रधान होगा या उत्तरांग प्रधान होगा।